हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमृता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ मोल कॉन्सेप्ट को रिगार्डिंग। मोल कॉन्सेप्ट से पहले हमने मॉलिक्यूलर मासेस, एटॉमिक मासेस, ग्राम मॉलिक्यूलर मासेस, मोलर वॉल्यूम और ये सारी प्रॉपर्टीज आपके साथ बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली थी। आफ्टर दैट अब हमें पूरा की पूरा डिस्कशन किसके ऊपर करना है? मोल्स के ऊपर। हमें इनको क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करना है, क्या उनके रिस्पेक्टेड वैल्यूज़ को हमें असाइन करना है, ये सारी चीज़ हम इस डिस्कशन में पढ़ेंगे। सो प्लीज़ इस सेशन को बड़े ही ध्यान से देखिए, बहुत ही कवरेज और वेटेज वाला सेशन है ये आपके नीट के रिस्पेक्ट में। सो प्लीज़ get ready with your notebook and pen and your water bottle and along with your favorite smile. So let's begin with the topic mole concept. आइए अब सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स जान लेते हैं। मोल कॉन्सेप्ट अब आधा तो तुम जान ही चुके हो, बेसिक आइडियोलॉजीज जितनी भी डिस्कस की थी उस अकॉर्डिंग आधे से ज़्यादा तो तुम सीख चुके हो। अब सिर्फ तुम्हें यहाँ जो सीखना है उसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करोगे, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है आपको उसको कैसे पहचानना है, ये सारी चीज़ अब तुम यहाँ सीखने वाले हो। तो सबसे पहले हमें अच्छे से पता है कि मोल एग्जैक्टली है क्या। इट इज़ एन काउंटिंग, और काउंटिंग कहाँ होती है? जब बात आ जाए नंबर्स की। सो सिंपली वी सेड कि मोल इज एन काउंटिंग। अब ये सारी टर्म्स में मैं अगर बात करूँ, अगर यहाँ ऐसे मेंशन है तो आप जानते हैं इट इज़ 100, बहुत ही बेसिक चीज़ है, बट आई एम मैंशनड 6 इज हाफ डजन, 12 is a complete dozen, 20 is a decade and 10 raised to the power 6 is a million। ये आपको सबको पता है। मुझे 1 2 3 4 सारे काउंट्स बताने की तो ज़रूरत नहीं है। जो हमें मेजरली यूज़ आने वाले हैं, जिस तरह से हम साउंड करते हैं, वो मैंने यहाँ आपको इन रिस्पेक्ट मेंशन करके दिया है। इसी तरीके से थोड़े से काउंटिंग नंबर्स को और एक बार फिर से बता देती हूँ। तो याद रखना है, दिस इज़ 10, 100, 1000 जिसको आप 10 भी बोलते हैं, 10,000 और यू कैन से लाख। ठीक है, इट्स नॉट 10,000, इट्स लाख। 10 raised to the power 6 is million, 12 is dozen and this is your mole। कौन थे ये मोल का कॉन्सेप्ट देने वाले, जिसको आप अवोगाद्रो कांस्टेंट भी कहते थे? एवोगाद्रो कांस्टेंट यही कहते थे। क्या नाम था इनका? बड़ा ही अच्छा नाम था, मुझे बोलने में बहुत मज़ा आता है, अमदिया एवोगाद्रो। ठीक है, क्या था? 6.022 इंटू 10 raised to the power 23, दैट इज इक्वल्स टू, यू कैन साउंड इट एज अ मोल। मोल क्या है? इट्स एन काउंटिंग नंबर। चलिए अब सबसे पहले एटॉमिक मास के साथ रिलेट करना शुरू करते हैं। पढ़ चुके हैं हम एटॉमिक मास को बहुत अच्छे से, मॉलिक्यूलर मास भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें मोल के वे में इसको सारा कंज्यूम करना है। ठीक है, मास ऑफ एन एटम एक्सप्रेस्ड इन AMU। क्या कहा? किसी भी एटम के मास को जब आप AMU में एक्सप्रेस करेंगे तो वो कहलाएगा उसका एटॉमिक मास। एंड व्हाट AMU स्टैंड्स फॉर? दिस इज एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, AMU को आप यहां पर ये कहते हैं। बात समझ में आ गई? सो सिंपली हम ये कह सकते हैं, किसी भी एटम के मास को जब आप AMU में एक्सप्रेस करते हैं तो आप उसको कहते हैं एटॉमिक मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। क्लियर है? अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, एक ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, तो आप कैसे काउंट करेंगे? मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था, जो उसका एटॉमिक मास होता है दैट इज AMU के रिस्पेक्ट में आप उसको लिखते हैं। वहाँ आप GMM, GAM सारी चीज़ के रिस्पॉन्ड में बात कर रहे थे, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, वही सारी चीज़ें हैं एग्जैक्टली। यूनिट में आपने कहा कितना होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास? 16, तो आपने कहा 16 AMU। कार्बन के रिस्पेक्ट में मैं आपसे पूछूं तो आपको पता है कार्बन का कितना होता है? 12, सो यू सेड 12 AMU। यूनिट मैंने पीछे मेंशन कर दिया, दैट इज AMU। नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में यू नो 14, सो वी मेंशनड 14 AMU। सल्फर के रिस्पेक्ट में भी आप जानते हैं दिस इज 32, सॉरी, एंड इन द केस ऑफ सोडियम इट इज 23 AMU। ठीक है, तो आपने सिंपली क्या किया, सिर्फ उसके पीछे उसका यूनिट मेंशन कर दिया एटॉमिक मासेस के पीछे, दैट इज AMU। चलिए, सो ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एटॉमिक मास यूनिट आप उसी को कह रहे हैं AMU, और उसी को आप एक और चीज से डिनोट करते हैं, दैट इज यूनिफाइड मास। क्या कहा? यूनिफाइड मास, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल u से। क्या इसको इधर ले लिया जाए? बिल्कुल। चलिए, क्या कहा? एक तो आप इसको लिखते हैं AMU के रिस्पेक्ट में, और दूसरा यूनिफाइड मास दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल u। चलिए, 1 AMU को आपने क्या कहा? 1/12 मास ऑफ वही
याद आ जाना चाहिए। कार्बन 12 आइसोटोप का भी 1/12 पार्ट, व्हाट आई सेड, आई रिपीट इट अगेन, कार्बन 12 आइसोटोप और उसका भी 1/12 पार्ट काउंट करना है आपको इन द फॉर्म ऑफ मास। सो 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। फाइन, अब आप इसको जब आप फाइनली असाइन करेंगे तो इसका वैल्यू होता है दैट इज 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। बिल्कुल याद रखना है, रट लो, जैसे एवोगाड्रो कांस्टेंट की वैल्यू याद हो गई है ऐसे ये वैल्यू भी याद कर लो। क्या है? 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। ठीक है, अब अगर आप 1 AMU की यूनिट निकालते हैं, आप इसको कोरिलेट कर दीजिए, आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा। कितना हो गया? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब अगर मुझे इसे केजी में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा? 1000 से मल्टीप्लाई, ये लीजिए आपने केजी में भी कन्वर्ट कर दिया। हमें होल ओवर ये याद रखना है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उस कार्बन 12 के 1/12 वाले पार्ट का मास कितना था, तो आपको याद रखना है दिस इज 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। क्लियर है? फाइन। हाँ जी, तो क्या डिस्कस कर रहे थे? मैंने यही बताया कि एटॉमिक मास यूनिट को आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? AMU, और उसी को आप क्या कह रहे हैं? यूनिफाइड मास, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल u। अब जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो आपने कहा 1 AMU इज इक्वल्स टू व्हाट? दिस इज नियरली अबाउट व्हाट? मैंने आपको कहा था कार्बन का आइसोटोप कार्बन 12, उसका भी 1/12 पार्ट काउंट आपको करना है, तो आपने उसको ले लिया। अब उसका जो 1/12 पार्ट है उसका मास कितना बताया? दैट इज 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। बस ये आपको दिमाग में रखना है। कितना? अगेन आई सेड 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना पार्ट हमें यूज करना है? 1/12। व्हाट आई सेड, 1/12 पार्ट आपको उसका यूज करना है। आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास होल ओवर रिजल्टेंट आता है इन टर्म्स ऑफ 1 AMU इज 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। अगर आप केजीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000 सिंपली। सो चलिए, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। अब अगर मैं ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में आपसे बात कर रही हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा मैं आपसे क्या कह रही हूं। मैंने कहा है ऑक्सीजन एटम के रिस्पेक्ट में। अब पहले मुझे ये बताइए ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास कितना होता है? आपने मुझे कहा मैम 16 AMU होता है। वेरी नाइस। अब जब 16 AMU होता है तो क्या मैं इसको अप्लाई करके देख लूं उस सेम रेशो के साथ जो अभी आपको समझाया? चलिए, आपने उसको कोरिलेट किया 16 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। आप होल ओवर रिजल्टेंट निकालेंगे in terms of AMU for the oxygen atom, it is nearly about how much? This is 25.6 into 10⁻⁻24 grams. क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलो, अब आपने ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में देख लिया। एक मैं आपके साथ एक और एग्जाम्पल लेके चलती हूँ। चलिए, कार्बन का भी एक बार अपन निकाल के देख लेते हैं। फॉर अ प्रैक्टिस हमें ईजी हो जाएगा। अब हम कहते हैं कि हमें एक कार्बन एटम का मास रिलेट करना है। अब अगर मैं पूछूं कि कार्बन एटम का एटॉमिक मास कितना होता है तो आप मुझे कहेंगे कि मैम 12 होता है। 12 होता है, ठीक है। अब यहाँ AMU के रिस्पेक्ट में कहा तो आपने कह दिया 12 AMU, लेकिन मुझे होल ओवर की बात करनी है तो आप क्या करेंगे? अगेन वही सेम कैलकुलेशन करेंगे जो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में की थी, सिर्फ डिफरेंस किसका आएगा? एलिमेंट और एटम के मास का। आप सेम अप्लाई कर दीजिए। और कार्बन के रिस्पेक्ट में आपने देखा दिस इज नियरली अबाउट 19.2 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। कोई दिक्कत नहीं है, केजी में कन्वर्ट हमें बहुत अच्छे से करना आता है। चलिए, दो रिस्पेक्ट्स में हमने इसको रिलेट कर लिया, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब हमें क्या देखना है कि आपने इंडिविजुअली तो इनको सेपरेट कर लिया। लाइक एक बार आपने ऑक्सीजन का देखा, एक बार आपने कार्बन का देखा, या किसी भी एलिमेंट के केस में देखा, आपने उसका एटॉमिक मास निकाला। आपने क्या किया? 1/12 पार्ट C12 आइसोटोप वाले से मल्टीप्लाई करवाया और आपके पास AMU के टर्म्स में उसका होल ओवर एटॉमिक मास आ गया। बहुत बढ़िया। लेकिन अब आपको आना चाहिए रिलेट करना विद द अदर एटम। तो हमें अब ये सीखना है, उसको एक टर्म से आप डिनोट करते हैं, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। क्लियर है? व्हाट इट इज? रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव एटॉमिक मास को मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं तो तुम्हें याद आ जाने चाहिए श्री राम भगवान।
हमें सिर्फ उसको एक शॉर्टाइज फॉर्म मैंने दिया है, दैट इज राम, और राम तो सबको याद रहते हैं तुमको, और नहीं भी रहते तो एग्जाम टाइम में तो याद आ ही जाते हैं। क्या होगा फॉर्मूलेशन, दैट इज मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एक एटम के रिस्पेक्ट में, होल डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ C12 एटम। सेम वही मास चलेगा, कार्बन 12 आइसोटोप ही लेके चलना है आपको, अपनी मर्जी से किसी भी मास को रिलेट नहीं करवाना है, आपको कार्बन 12 आइसोटोप को ही यहाँ पर रिलेट करना है। ठीक है, चलिए अब आपको इसको ये भी कह सकते हैं कि मैंने कहा रिलेटिव एटॉमिक मास इक्वल्स टू, अगर मैं एक डिफाइंड फॉर्म में लिखूं तो आपने कहा एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट और एटम होल डिवाइडेड बाय AMU। AMU आप इसी को तो कह रहे हैं 1/12 ऑफ C12 आइसोटॉप। फाइन, ये भी ठीक है। और अगर इसको मैं एलैबोरेट करना चाहूं तो क्या मैं इसको इस तरीके से असाइन कर सकती हूं कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू मास नंबर इनटू AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, होल डिवाइडेड बाय 1 AMU। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे मास नंबर जो है एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। यस, प्लीज कीप इट इन माइंड, mass number is an unitless quantity in terms of relative atomic masses, and this is very important for the exam point of view. क्लियर है ये बात? तो आपने क्या कहा, होल ओवर अगर आप रेशो देख रहे हैं और अगर आप इसको रिलेट कर पा रहे हैं तो आपने मुझसे कहा कि मैम एक शॉर्टाइज फॉर्म में अगर हम इसको देखें तो हमारे पास एक कंक्लूडेड फॉर्मूला आता है, दैट इज RAM, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, या फिर भगवान राम is equals to atomic mass of that particular element or atom, or you can say molecule, whole divided by the AMU, और AMU is what, 1/12 part of that C12 isotope। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, अब अगर मैं ऑक्सीजन एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना चाहूं तो आपको पता है एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। सेम कन्वर्जन आप ऑलरेडी देख चुके हैं नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में, आपने कहा 14। सोडियम का बताइए मुझे कितना होता है, दैट इज 23। इन द केस ऑफ मैग्नीशियम इट इज 1 raised up to the sodium, that is 24, and in the case of calcium how much it is, this is 40. So those are some important relative atomic masses। बात आ रही है समझ? आ ही जानी चाहिए, और होपफुली आप जब इसको और एक दो बार देखेंगे, सेशन को आप रिवाइज करेंगे, बाय हैंड खुद कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, तो एक बार 1 to 1 देखते जाइए। व्हाट आई सेड, इन द टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन इट इज 16, इन द टर्म्स ऑफ सोडियम इट इज 23, इन द केस ऑफ मैग्नीशियम इट इज 24। क्लियर है? चलिए अब ग्राम एटॉमिक मास को अगर मैं मोलर मास से डिवाइड कर देती हूं, क्या कहा है मैंने, GAM। GAM क्या था, ग्राम एटॉमिक मास, यही था। बहुत बढ़िया। चलिए आपने कहा GAM को आपने डिवाइड कर दिया मोलर मास से, तो मैं क्या कहूंगी रिजल्टेंट, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि वहां पर आप किसी भी एक मोल एटम का मास आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसी चीज को अभी आपको रिलेटिव अबंडेंस में बताया। क्या कहा, दोबारा सुनिएगा। मैंने कहा अगर मुझे किसी भी एक मोल एटम का मास निकालना है तो आप वहां पर कहेंगे GAM, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास होल डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। ठीक है, और उसी को आप रेशो में अगर बात करते हैं तो वो कितना है, अगर आपको यूनिट टर्म्स में वो साउंड कर लेना है तो दैट इज नियरली अबाउट 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब यहां मैंने एटम्स क्यों कहा, क्योंकि आप किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, एटम के रिस्पेक्ट में। अगर आपसे पूछा जा रहा है मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में तो यू हैव टू यूज द यूनिट मॉलिक्यूल इन द एंड। अगर आपसे पूछा जा रहा है पार्टिकल के रिस्पेक्ट में तो आप यूनिट टर्म में पार्टिकल यूज करेंगे। बात क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब ग्राम एटम को ही आप मोल कहते हैं। कुछ यूनिफाइड टर्म्स बता रही हूँ जिनमें कंफ्यूज नहीं होना है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आपके सामने इतने फॉर्म्स में पूछ लिया जाता है एंड यू आर टू मच कंफ्यूज, क्योंकि आप ये भूल जाते हैं कि ये मोल को ही रिलेट कर रहा है। अगर आपसे पूछा जाता है ग्राम एटम, 1 मोल एटम दैट इज इक्वल्स टू मोल। आपको पूछा जा रहा है ग्राम मॉलिक्यूलर और 1 मॉलिक्यूल, आप कहेंगे मोल। आपसे कहा जा रहा है इन केस ऑफ 20 N ग्राम्स
या फिर आप कहें 1 मोल ऑफ 20N, तो वो भी मोल ही कहलाएगा। मैं कहती हूँ मेरा नाम लेके उसने बोल दिया 1 मोल ऑफ अमृता, तो हाँ जी आंसर मोल ही होगा। मेरा नाम लगाने से वहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आ जाएंगे, चाहे वो आपका हो, मेरा हो या यूनिट टर्म्स के रिस्पेक्ट में हो। एटम, मॉलिक्यूल, पार्टिकल, नंबर, कुछ भी आ जाए, आपको याद रखना है दैट ऑल रिप्रेजेंटेड बाय मोल। अगर वहाँ मेंशन्ड है 1 मोल। क्लियर? अब यहाँ दिख रहा है तुम्हें कच्चा बादाम। अब ये कच्चा बादाम सिर्फ तुम्हारे याद रखने के लिए है कि किसी से भी रिलेट कर लो। आगे याद रखना है एक तो ग्राम टर्म्स और दूसरा मोल टर्म्स। कुछ भी आए मोल कहलाएगा। होल ओवर कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। याद कर लो, लिख लो, 2-4 जगह इसको लिख दो घर में। अपने रूम के बाहर लिख दो, मम्मा के रूम के बाहर लिख दो, डैड के फ़ोन में लगा दो, अपने फ़ोन में लगा दो, कुछ भी करो, बस ये वैल्यू याद रखो। क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट के अंदर ये 2-3 वैल्यूज़ ही हैं जो आपको याद रखनी है और आपको यूज़ करनी है। एक ये वाली, एक C12 आइसोटोप वाली। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करें, यहाँ तक क्लियर है? अब आपने कहा अगर मैं ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में एक एग्जाम्पल लेते हैं, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में मैं आपको इसको रिलेट करवाती हूँ। तो आपने कहा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब आपको पता है ऑक्सीजन का नॉर्मल एटॉमिक मास कितना होता है? 16। तो ग्राम एटॉमिक के रिस्पेक्ट में पूछा है तो आप किससे रिलेट करेंगे? वही कार्बन 12th आइसोटोप के 1/12 पार्ट से आप इसको रिलेट करेंगे। चलिए रिलेट करते हैं। तो आपने कहा मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इनटू 1 मोल। क्या मैं उसको 1 मोल कह सकती हूँ? बिल्कुल कह सकती हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ आपको ग्राम के टर्म्स में दे दे, मोल के टर्म्स में दे दे, यू हैव टू यूज इट एज अ यूनिट ऑफ 1 मोल। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए आपने कहा और वो यूनिट कितनी है? 6.023 इंटू 10⁻23। आपने लिया ऑक्सीजन पूछा है 16 मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? उस 1 AMU की यूनिट से। कितनी है? 6.023 इंटू 10⁻23। कर दीजिए मल्टीप्लाई, आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा किसका? ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही अगर मैं आपको कहूँ सोडियम, कार्बन, मैग्नीशियम, मैं किसी का भी आपको एग्जाम्पल दे दूँ, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी आप अगर आप सोडियम के लिए भी कहेंगे तो दैट इट इज ऑल इक्वल्स टू 1 ग्राम और 1 मोल। अब ये क्या है? Na ग्राम। याद आ गया होगा अवोगाद्रो नंबर। फिर से वही साइंटिस्ट जिनका नाम बोलने में आपको भी और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, दैट इज अमादियो एवोगाद्रो। यही थे, अमादियो एवोगाद्रो। और इन्हीं के नेम से कांस्टेंट असाइन हुआ था जिसकी वैल्यू आप यूज कर रहे हैं। सो 1 AMU इज नियरली इक्वल्स टू 1/Na, दैट इज एवोगाद्रो नंबर ग्राम। ठीक, अब इसको रिलेट करते हैं। चलिए 16 AMU इंटू Na। अब आपको पता है इसकी वैल्यू क्या है? ये 16 और इसकी वैल्यू कितनी है? अभी हमने आइडेंटिफाई की थी, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। हमें यहाँ 6.023 यूज नहीं करना है, दैट इज योर मोल यूनिट। हमें यहाँ पहले यूज करना है एवोगाद्रो यूनिट को, ठीक है, एवोगाद्रो कांस्टेंट नंबर को, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। फिर आपने मल्टीप्लाई करना है किससे? 6.023 किया। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए फटाफट, क्या आ जाएगा रिजल्टेंट? 16 इंटू 1 होल ओवर, इसको रिलेट कीजिए, कैलकुलेट करो फटाफट, आपके पास आ गया होल ओवर 16 ग्राम्स। कैलकुलेट करके देखो, सिंपल मैथ्स है। चलो आगे प्रोसीड करें। अब अगर मैं सोडियम के रिस्पेक्ट में आपसे पूछूं तो सबसे पहले मुझे सोडियम का एटॉमिक मास बताओ। देखो 2 एग्जाम्पल मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किए, 1-2 एग्जाम्पल्स आप खुद भी उनको सॉल्व करके देखो, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस साथ के साथ भी करो पैरेलल, जिससे क्या होता है आपको वहीं की वहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। सिर्फ देखना और रटना नहीं है हमें। अगर मैं सोडियम के रिस्पेक्ट में बात करूं, एक और एग्जांपल रिलेट करती हूँ। आपने कहा सोडियम, सबसे पहले क्या क्लिक करना है? सोडियम का एटॉमिक मास कितना होगा? आपको याद आ गया 23 होगा मैम,
फाइन, आपने कहा 23 ग्राम्स, ठीक है। अब आप इसको रिलेट किससे कर रहे हैं, 1 मोल के रिस्पेक्ट में, करवा दो रिस्पेक्ट में। कितनी वैल्यू लोगे, सेम चीज़, पहले अवोगाद्रो कांस्टेंट वाली, देन आफ्टर 1 मोल की वैल्यू लो, मल्टीप्लाई करवा दो, रिजल्टेंट आपके सामने है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कुछ और एटम्स की वैल्यूज आपके सामने मैं असाइन कर रही हूँ। सबसे पहले लिया मैंने नाइट्रोजन एटम। अब यहाँ एक चीज़ देखो, अभी तक हम इंडिविजुअली मासेस को रिलेट कर रहे थे, अब हमें रिलेट करना है, को रिलेट करना है किसको, एक तो राम, भगवान राम, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, दूसरा एटॉमिक मास, और तीसरा ग्राम एटॉमिक मास। समझ रहे हैं, तीनों के रिस्पेक्ट में आपको कोरिलेट करके देखना है। तो चलिए देख लेते हैं। नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लेती हूँ मैं सबसे पहले। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, आपने कहा मैम 14, बहुत बढ़िया, आपको पता है। अगर मैं रिलेटिव एटॉमिक मास भी निकालूं तो आपको पता है यहाँ रिलेटिव में हम एवरेज निकाला करते थे, लेकिन यहाँ तो सिंगल एटम है तो आप उसी को काउंट कर लेंगे एज इट इज। तो आपने कहा 14। अब एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में बात करें तो आपको क्या कर देना है, जो उसका एटॉमिक मास है उसको AMU के टर्म में चेंज कर दो। आपने जैसे ही किया, आप मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका AM के टर्म्स में भी आ गया। लेकिन अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे GAM के टर्म्स में निकालो, यानी कि ग्राम एटॉमिक मास के टर्म्स में निकालो। तो आपको पता है जस्ट आपको कन्वर्जन किस में करना है, ग्राम्स में। तो ये लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। चलो हीलियम एटम के लिए निकालो। सबसे पहले कि हीलियम का मास निकालना है 4, फिर रिलेटिव अबंडेंस निकालोगे सबसे पहले, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव एटॉमिक मास में फिर आपने देखा सिंगल एटम है हीलियम, और एवरेज हमें निकालना ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मल्टीपल एटम है ही नहीं, डायटोमिक मॉलिक्यूल है ही नहीं, मोनो एटॉमिक दिया है। मोनो एटॉमिक दिया है तो आपने सेम उसका एटॉमिक मास यूज कर लिया। फिर आप इसका क्या निकाल रहे हैं, फिर से एटॉमिक मास किस में कन्वर्ट करोगे, AMU में मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लीकेशन है, 1.6 इंटू 10⁻⁻24, AMU के रिस्पेक्ट में आ गया। अब ग्राम में भी निकाल सकते हो, ये लो। ऑक्सीजन का आप खुद निकालोगे, आपके सामने मेंशन्ड है, एक बार प्रैक्टिस करके देखो, खुद से हैंड रिटन करके देखो, तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिसिंग समझ में आएगी। नहीं आए तो खोलना, ये सेशन आपके सामने सारा विजिबल है। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टर्म, मॉलिक्यूलर मासेस। मॉलिक्यूलर मासेस होपफुली याद आ गया होगा, जैसा कि हमने लास्ट सेशन में आपके साथ डिस्कस भी किया था। मॉलिक्यूलर मासेस एग्जैक्टली थे क्या, सम ऑफ एटॉमिक मासेस, उससे ही मॉलिक्यूल बनता है। अब जब मास के टर्म में वो आपसे कह रहा है तो आपको क्या करना है, वो जो एटम कंबाइन हुए थे जिससे मॉलिक्यूल बना था, उनका मास हमें यूज करना है। कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। चलिए, तो आपने कहा सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। व्हाट आई सेड, I repeat it again. Sum of atomic masses of all the atoms present in a molecules is simply termed as what? Molecular mass. ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने यहाँ यूनिट ली CH4. What I said? CH4. तो सबसे पहले तो क्या देखोगे कि कितने कितने एलिमेंट्स जो एटम्स हैं कितनी यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं। कार्बन कितने हैं, 1, हाइड्रोजन कितने हैं, 4। दोनों का एटॉमिक मास कितना है, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1 कंज्यूम करता है। कितने हाइड्रोजन ऐट हैं, 4। तो यानी कि 4 × 1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 4। तो चलिए दोनों को ऐड कर दीजिए। हमें क्योंकि किसका निकालना है, मॉलिक्यूल का। आपने इंडिविजुअली एटम का निकाला, फिर उनको ऐड कर दिया, आपका मॉलिक्यूल का रिस्पेक्ट में निकल के आ गया मॉलिक्यूलर मास। तो CH4 का क्या होगा, 12 AMU प्लस 4 AMU दैट इज इक्वल्स टू, कितनी मैथ्स तो आती है, 16 AMU। एडिशन आता है 12 + 4, होपफुली आता ही है। H2O के लिए मैं कहूँ तो बताइए मुझे, H2O मैंने आपको एक मॉलिक्यूल दिया, मुझे इसका मॉलिक्यूलर मास असाइन करके बताइए फटाफट से। आपने कहा मैम हाइड्रोजन के पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है। चलो अब मुझे बताओ कि फटाफट से ये बता दो कि मैम हाइड्रोजन का मास कितना है और ऑक्सीजन का मास कितना है। ऑक्सीजन का है 16, हाइड्रोजन का है इंडिविजुअली 1, बट हमने एटम लिए हैं 2, तो कितना हो गया 2। 16 + 2 कितना आ जाएगा, H2O मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में 18 AMU आ गया। बहुत बढ़िया। अब एक और देती हूँ, वो आप असाइन करेंगे, दैट इज H2SO4।
हाइड्रोजन कितने हैं 2, सल्फर कितना है 1 और ऑक्सीजन कितने हैं 4। अब हाइड्रोजन 2 है लेकिन मास कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 2 × 1। सल्फर का कितना होता है 32, तो आपने कहा एक ही एटम है तो हमने यूज़ कर लिया 32। और ऑक्सीजन कितने हैं 4 और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। तो ये लीजिए, मैंने सारी वैल्यूज़ लिख के दे दी, सिर्फ सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है, कर दीजिए फटाफट सॉल्व। मैं सॉल्व करूं तब तक आपका रिजल्टेंट मेरे सामने होना चाहिए, दैट इज नियरली अबाउट 98 AMU। क्लियर है? चेक इट आउट। आपने यही किया है क्या? जो मैंने सॉल्व किया है आपने वही सॉल्व किया है क्या? प्लीज चेक कीजिए। क्या? गुड। चलो नेक्स्ट प्रोसीड करें। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से सॉल्व कर पा रहे हैं सारी चीजें, बहुत बढ़िया। अब देखो CO2 के रिस्पेक्ट में अब मैं आपको 4 एग्जांपल्स देती हूं, ये आपको सॉल्व करने हैं। CO2, C6H12O6, CaCO3, MgCl2.6H2, एक कॉम्प्लेक्स भी दिया है मैंने आपको इनके मासेस को रिलेट करके मुझे AMU के टर्म्स में इनका मॉलिक्यूलर मास असाइन करके देना है। पहले एक बार खुद प्रैक्टिस करो, नहीं आएगा तो आपके सामने मेंशन्ड है इधर पूरा सोल्यूशन। ठीक है, अभी हमने 4-5 एग्जाम्पल किए, सेम पैटर्न है, सेम, कुछ भी अलग नहीं करना, और सिंपल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है। चले, अब हमें पढ़ना है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। क्या पढ़ना है? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। पहले पढ़े थे श्रीराम, अब पढ़ने हैं RMM। अब ये रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हैं तो ये श्रीराम के रिलेटिव ही होंगे कोई ना कोई। अब देखते हैं ये कौन है, मामी जी हैं क्या श्रीराम की? अब कौन थी वो तो हमें पता नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। इसको आप कहते हैं मॉलिक्यूलर मास भी, और इसको आप यूज़ करेंगे विदाउट AMU। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू लर्न इन दिस सेशन, कि आप जब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस की बात करेंगे तो आपको वहाँ पर विदाउट AMU उसको यूज़ करना है। अभी तक AMU के रिस्पेक्ट में आप मल्टीप्लाई करवा रहे थे 1.6 × 10⁻⁻24 से, यहाँ नहीं करवाना है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। अब सबसे पहले इस टर्म में मैं बात करूँ, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को आप रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे करोगे? मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, मास ऑफ Na मॉलिक्यूल, दिस किसी भी रिस्पेक्ट में आप इसको लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज कैपिटल A। चलो अब O2 के लिए निकालें RMM। अब देखो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस बोला है उसने, एटॉमिक नहीं बोला है। एटॉमिक में आपने देखा था सिंगल एटम्स थे, मोनो एटॉमिक था, लेकिन रिलेटिव मॉलिक्यूलर बोल रहा है तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे, या फिर डायटोमिक फेज हो सकते हैं, या हेट्रो एटॉमिक भी हो सकते हैं। तो आपने देखो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लेती हूँ O2 का आपके सामने। अब O2 लिया है तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए 2, और एक ऑक्सीजन के पास 16 है, तो 2 के पास कितने होंगे 32, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब फिर से सेम RMM निकालो, AM निकालो, GMM निकालो, जो हमने होमो के केस में भी की थी। 32, 32, 32, क्या कन्वर्जन होगा? एटॉमिक मास तो AMU लग जाएगा, ग्राम होगा तो पीछे ग्राम यूनिट लग जाएगी। कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ यूनिट चेंज करनी है। इफ़ दे आर आस्किंग इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास तो आपको यूनिट यूज़ करना है AMU। इफ़ दे आर आस्किंग इन टर्म्स ऑफ ग्राम GMM तो आपको सिंपली यूनिट प्लेस करना है ग्राम पीछे। ठीक है, चलो H2O भी निकाल सकते हो, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं और एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन 2 है तो 2 निकाल लो। H2SO4 भी निकाल सकते हो। चलो अब एक टर्म पढ़ते हैं मोल। मोल क्या है? 1 मोल इज अ नंबर विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 12 ग्राम C12 आइसोटोप। क्या हम काफ़ी देर से आपको यही बताना चाह रहे हैं कि यहाँ हम जो यूनिट कंज्यूम करेंगे वो किसकी करेंगे? कार्बन के C12 आइसोटोप की। यही कह रही हूँ मैं बार बार, तो उसी को आप यहाँ किससे रिलेट कर रहे हैं? 1 मोल से। चलिए कितना है? दिस इज, और इसको आप क्या कहते हैं? एवोगैड्रो नंबर, और रिप्रेजेंट करते हैं Na से। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया।
आ जाओ। अब इसके अगर हम एक एटम के मास की बात करें तो वो कितना होगा 1.99 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम्स। बिल्कुल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपने कार्बन, या तो वो इस रिस्पेक्ट में पूछ ले कि आइडेंटिफाई द मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप, तो आपको बताना है दैट इज 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। या फिर ये आपसे इस रिस्पेक्ट में पूछ सकते हैं कि 1.99 इंटू 10⁻⁻23 grams of C12 isotope has nearly equals to how much of atoms, तो आपको बताना है it is equals to 1 atom। दोनों ही लैंग्वेजेस में कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर, ठीक है। अब हम करें 1 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप तो 1 बाय दिस वैल्यू, ठीक है। और अगर हमने कहा 1 ग्राम ऑफ C12 हैज़ 1 बाय दिस इंटू 12 एटम, कितना आ जाएगा, होल ओवर इक्वल्स टू दिस, ठीक है, जिसको आप क्या कह रहे हैं 1 मोल। क्या कह रहे हैं आप इसको 1 मोल, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब हम करते हैं कैलकुलेशन मोल की। ये होती है 3 फेजेस में, 3 टाइप की होती है ये। अब वो 3 टाइप कौन से हैं, चलो फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। अभी तक हमने बहुत अच्छे से सारे मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ते जा रहे हैं। अब वो 3 टाइप में पहला टाइप है जब आपको मास गिवन है, किसका मास, सब्सटेंस का जिसके बारे में पूछा जा रहा है। जब वहां पर आपको मास गिवन है तो फॉर्मूला क्या होगा, मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास इन ग्राम होल ओवर मोलर मास, ठीक है। या फिर आप उसको कह सकते हैं गिवन मास इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास को, ये आप क्या कह रहे थे वहां पर, GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम एटॉमिक मास, यही कह रहे थे। एटम के टर्म्स में तो एटॉमिक, मॉलिक्यूल्स के टर्म में तो मॉलिक्यूलर। तो आपने कहा या तो ये ले लीजिए या ये ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से। मोल इज रिप्रेजेंटेड बाय ईटा दैट इज इक्वल्स टू वेट इन ग्राम, तो आप रिप्रेजेंट करेंगे W से, और मोलर मास को आप करते हैं कैपिटल M से, ठीक। और इसी को आपने कहा ग्राम गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर। चलिए टाइप 2 क्या होगा, फर्स्ट टाइप था जब हमारे पास मास गिवन है, और दूसरा टाइप है जब हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है। अब मुझे एक बात बताओ, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात होगी तो क्या हम वहां पर अवोगाद्रो नंबर साउंड नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो आपने इसको रिप्रेजेंट किया ईटा इज इक्वल्स टू n अपॉन Na, दिस A इज इन द बेस, ठीक है, n अपॉन Na, सो दिस इज द फॉर्मूला। अब इनको अप्लाई भी करेंगे हम। तो अप्लाई करने से पहले मैं आपको 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन बताने जा रही हूँ। बड़े ध्यान से सुनना, वैसे आप सुन चुके हो, इवन जानते भी हो होपफुली। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 ही चीज़ें जिनके बारे में बात कर रही हूँ। और क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि बार बार बात हो रही है एटम, एटॉमिक, एटम, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, बार बार एटम साउंड हो रहा है। तो ये एटम के अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, एक बार उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मैंने कहा फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम के अंदर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होप यू ऑल नो, अगर नहीं भी पता है तो चलिए एक बार देख लेते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉन का आप रिप्रेजेंट करते हैं इन दिस फॉर्म E, प्रोटॉन इज +1, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है -1 चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर होता है +1 चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर होता है न्यूट्रल, वेला कैंडिडेट दैट इज न्यूट्रल, बट एग्जिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इतना वेला भी वो नहीं है। अब अगर आप मास रिलेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kgs, और न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में पूछे तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kgs। आप इसको ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कम कर दो। चार्जेस अगर मैं आपसे पूछूं तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव चार्ज कंज्यूम करता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब, ठीक। प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में जस्ट क्या कर दोगे, प्लस कर दो। और न्यूट्रॉन तो क्या है, न्यूट्रल, कोई चार्ज होता ही नहीं है। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। चलो अब टाइप 3 पे आ रही हूं मैं। तीनों फंडामेंटल पार्टिकल जो बताए हैं, मास और चार्ज दिमाग में रखना। अगर वॉल्यूम एक मास था
दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स था और तीसरा क्या है, वॉल्यूम। और वॉल्यूम जब आपको एसटीपी और एनटीपी में गिवन है, एसटीपी इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एनटीपी इज नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले साउंड करते हैं, हम काउंट करते हैं एनटीपी वाले को नॉर्मल रेंज वाले में। 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 273 केल्विन, जिसे आप कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल याद रखना है। अब मुझे बताओ, आइडियल गैस इक्वेशन जब मैंने बताई थी तो मैंने आपको कहा था PV इज इक्वल्स टू nRT, आपने यही कहा था। और जहां पर हमने n क्या था हमारा 1, तो आपने इसको रिलेट किया और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में आपने जब इसको निकाला तो आपने कहा V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, RT बाय P, यही था। लेकिन अब आपको टर्म यहां पर जो रिलेट करनी है वो क्या है, मैंने पूछा है एनटीपी रेंज में, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस में। तो आप वहां पर कितना यूज करेंगे वॉल्यूम को, दैट इज 22.4 लीटर्स। दैट इज इंपॉर्टेंट। कितना है, 22.4 लीटर्स आपको यूज करना है। तो आप होल ओवर फॉर्मूला असाइन कीजिए इस केस में। तो आपने कहा मोल दैट इज ईटा इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम, क्योंकि हम वॉल्यूम वाले कॉज में बात कर रहे हैं, होल डिवाइडेड बाय एनटीपी के रिस्पेक्ट में पूछा है 22.4 लीटर्स। क्लियर है। अब इसी की जगह मैं इसको रिलेट करती हूं एसटीपी, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर रेंज में। आ जाइए। तो आपने कहा प्रेशर यहां पर आपने कंज्यूम किया 1 बार, टेम्परेचर इज 273 केल्विन और यू कैन से 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो वॉल्यूम यहां पर आपको यूज करना है दैट इज 22.7 इन लीटर्स। हाउ मच इट इज, 22.7। ठीक है, तो आप वही कहेंगे, आप मोल का फॉर्मूला असाइन कर लीजिए, ईटा इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम इन लीटर्स होल डिवाइडेड बाय 22.7 लीटर्स। एसटीपी एंड एनटीपी दोनों ही कॉज में। क्लियर है। चलिए अब आओ, अब आ जाते हैं चलो मोल मैप के अंदर। अब हमने 1 to 1 सारी चीजें डिस्कस कर ली, अभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कर लिए, मास कर लिया, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी और एनटीपी दोनों के रिस्पेक्ट में हमने सारी चीज चेक कर ली। अब इसको होल ओवर प्रेजेंटेशन देती हूं मैं एक मोल मैप के फॉर्म में, जिससे कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में कभी भी। फट से क्या करना है, मोल मैप ओपन किया और क्लिक कर जाना चाहिए। एसटीपी एनटीपी तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, 22.4 और 22.7 से डिवीजन देना है। गिवन मास अगर वहां है तो हमें क्या करना है, डिवाइडेड बाय मोलर मास, कुछ भी नहीं, यहाँ चेंज नहीं है। और अगर पार्टिकल्स वहां है तो हमें क्या करना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स दैट इज Na, कुछ भी अलग नहीं था। तो इस तरीके से आप होल ओवर मोल निकाल सकते हो। अब किसी भी फॉर्म में पूछ लिया गिवन मास, क्या करोगे, डिवाइडेड बाय मोलर मास। नेक्स्ट पूछा नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल दो, डिवाइडेड बाय Na दैट इज नंबर ऑफ एटम्स। अब पूछ लिया जाता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस निकालो एसटीपी के ऊपर, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। क्या करोगे, सीधा सीधा 22.7 लीटर से डिवाइड करना है। और अगर एनटीपी पूछ ले यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, तो कुछ नहीं करना, 22.4 से डिवाइड दे देना। तो अब बात समझ आ गई। एक बार हमने पूरा थियोरेटिकल एस्पेक्ट देख लिया, फिर उसका होल ओवर मोल मैप के फॉर्म में देख लिया, जिससे कंफ्यूज होना ही नहीं है। थ्योरी भी एक बार को ध्यान ना रहे, अगर ये प्रेजेंटेशन भी याद रह गई तो सारी चीजें बहुत अच्छे से पिक हो जाएंगी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन कर लें। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 cc ऑफ वाटर एट एसटीपी। किस पे पूछा गया है, एसटीपी पे। अब जब एसटीपी पे पूछा गया है तो पहली बगल में लिख लो 22.7 लीटर यूज करना है इधर। ठीक है। चलो अब सबसे पहले डेंसिटी को फाइंड आउट करें वाटर की। वाटर की डेंसिटी निकालो कितनी, 1 ग्राम पर सीसी। और वॉल्यूम कितना है वाटर का, हमें मेंशन्ड है, गिवन है 1 cc। तो हम चलो इसको निकालते हैं फटाफट से। आपने कहा डेंसिटी निकालते हैं m/v, तो आपने कहा m इज इक्वल्स टू 1 ग्राम अपॉन cc, यही कहा। आपने होल ओवर निकाला तो आपको आ गया 1 ग्राम। लेकिन अब यहाँ आप इसके मोल्स काउंट करोगे। आपको कहा है वाटर, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन 1 नहीं, यहाँ पे 2 है तो 2, यानी कि कितने हो गए टोटल 18। तो आपने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स निकालो, n इज इक्वल्स टू 1/18। अब मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो एवोगाड्रो नंबर से कर दो मल्टीप्लाई, करो। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बात समझ में आ गई यहाँ तक। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 50 cc लिक्विड। अब यहां देखो बेंजीन दिया है, क्या दिया है, बेंजीन, यानी कि C6H6, हाइड्रोजन 6 और कार्बन भी 6।
ठीक है, चलो कैलकुलेट कर लो। और यहाँ पर बेंजीन की डेंसिटी जो है वो आपको गिवन है, तो आपने कहा डेंसिटी इज इक्वल्स टू एम बाई वी, एम इज इक्वल्स टू डी इंटू वी, आपने होल ओवर निकाला डी इंटू वी, तो ये आपको गिवन है, और 50 cc आपको वॉल्यूम भी गिवन है। पुट कर दो रिजल्टेंट सामने, सिर्फ कोरिलेट करना आना चाहिए, दैट इज द मेजर पार्ट। फाइन, चलो अगर मोल के टर्म में भी पूछ लेता तो आप यहाँ से फटाफट से मोल्स निकाल के पुट कर देते। अब ये जो आया, ये रहा, ये आपने निकाला, ये क्या है, किसके लिए पूछा है, C6H6, ठीक है, होल ओवर दिस। बहुत बढ़िया। चलो एक और टर्म देखते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी वाटर मॉलिक्यूल है, सॉरी मॉलिक्यूल नहीं है, वाटर ले रखा है, कुछ भी एक बकेट में भरते हो तो आपके कहते हैं कितना डेंस है, उसी को आप उसकी डेंसिटी कहते हैं। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। इसको कैसे डिनोट करते हैं, D इज इक्वल्स टू M बाय V। M इज मास एंड V इज वॉल्यूम एंड D इज डेंसिटी, यही कहते हो, ठीक है। और यहाँ आपको पता है इसको रिलेट किससे करोगे, आइडियल गैस को लेके, PV इज इक्वल्स टू nRT, और PV इज इक्वल्स टू क्या हो गया, यहाँ आप रिलेट कर दो W बाय M, वेट बाय मास, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब आप इसको कोरिलेट कर लो, PM इज इक्वल्स टू W बाई VRT, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या है, तो PM इज इक्वल्स टू क्या आ गया, DRT। लेकिन यहाँ मुझे क्या निकालनी है, डेंसिटी, मैंने डेंसिटी को निकाल लिया बाहर, तो क्या हो जाएगा, सिंपली PM बाय RT, ये लो, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। देखो ये सेशन कॉन्सेप्चुअल बहुत है, ठीक है, फुल प्रैक्टिकल्स है, इसलिए मज़ा आ रहा है। थ्योरेटिकल में भी हमें मज़ा आता है, हम लॉजिकली चलते हैं, यहाँ भी लॉजिकली चल रहे हो, सीधे सीधे फटाफट सॉल्व कर रहे हो, बहुत बढ़िया। अब एक टर्म और पढ़ लेते हैं, वेपर डेंसिटी। कहाँ से आई थी, याद आ जानी चाहिए, वो आए थे ना रेग्नॉल्ड जी, उन्होंने एक मेथड दिया था और वेपर डेंसिटी असाइन कर दिया था। तो वेपर डेंसिटी में आप देखो, डेंसिटी विद रिलेटिव टू H2 गैस, क्या कहा था उन्होंने, स्टैंडर्ड किसको लिया था, हाइड्रोजन गैस को, और यहाँ हम किसको लेते आ रहे थे, कार्बन को। वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2 गैस। कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, दिक्कत पता चल जाएगी। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, डेंसिटी H2। चलो कैलकुलेट VD ऑफ CH4O2 NH3। कोई दिक्कत नहीं है, डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की 16 और हाइड्रोजन की 2 लो, O2 के केस में ये लो, NH3 के केस में ये लो, कुछ भी निकलवा लो, हमसे सब आता है भाई, तुम हो गए हो अब बहुत इंटेलिजेंट, यही चीज़ मुझे बहुत पसंद है आपकी, बस। चलो एक और क्वेश्चन देख लें। अगर वो कह रहे हैं अगर वेपर डेंसिटी किसी गैस की 14 है तो इनमें से वो गैस कौन सी होगी, आप सारी निकालनी पड़ेंगी, चलो निकालते हैं। वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू M बाय 2। अब 14 हमें दे रखी है, ये हो गया, तो M क्या आ गया, 28, ठीक है। अब जब M 28 आया तो ये देख लो इनमें से किसका 28 आएगा, ये रहा, एक N का 14 होता है ना, अब 2 हैं N2, तो क्या हो जाएगा 14 × 2, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन देख लें, चलो। मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट NTP, ये आते ही सबसे पहले लिख लो भाई, 22.4 इज 1.96 ग्राम, देन फाइंड द वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। अब आपको दोनों चीज़ डिसाइड करनी है, एक तो वेपर डेंसिटी भी निकालनी है और उसका मॉलिक्यूलर वेट भी निकालना है। अब वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, M/2। M/2 क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन स्टैंडर्ड है, हमारा स्टैंडर्ड है, तो आप 1 लीटर के लिए निकालनी है। अब आपको पता है 1 लीटर के रेस्पेक्ट में हमने साउंड कर ली थी ऑलरेडी, काउंटर के हैं 1.96 ग्राम, ठीक है। अब 22.4 लीटर क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पूछ रहे हैं NTP के रेस्पेक्ट में। NTP के रेस्पेक्ट में आपको पता है 22.4 लीटर से आपको करना है मल्टीप्लाई, कर दो मल्टीप्लाई, ये लो, आपने जैसे ही इसको किया तो आपके पास मोलर मास आ जाता है कितना, 44 ग्राम्स आ गया। अब वेपर डेंसिटी निकालते हैं, पुट कर दो इस मोलर मास को, डिवाइड कर दो 2 से, कितना आ गया 22। यहाँ आपकी वेपर डेंसिटी आ गई 22। अब आपको निकालना है उसका मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट आप ऑलरेडी निकाल चुके थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं।
चलो अब एक टर्म्स पढ़ते हैं, कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, गैस की, क्योंकि हम ये सारी चीज़ किस पे अप्लाई कर रहे हैं, गैस पे। तो सबसे पहला क्या है, प्रेशर। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, ATM, PA बार, दैट इज पास्कल, टॉर mm ऑफ Hg एंड cm ऑफ Hg। इन टर्म्स में प्रेशर को यूनिट काउंट किया जाता है। 1 एटम इज इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू दिस मच ऑफ n/m square और पास्कल, this much of bar, this much of torr and Hg and Hg। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पूछा जाता है बेटा, सोचना ही नहीं है। क्या कहा मैंने, इन टर्म्स में यूनिट असाइन करते हैं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू 1.01325 इंटू 10⁵ n/m square, और जिसको आप कहते हैं पास्कल। बार के रिस्पेक्ट में पूछे तो इसको हटा दीजिए, जस्ट ये हो गया बार। टॉर के रिस्पेक्ट में आए तो 760 टॉर, mm ऑफ Hg 760 mm ऑफ Hg, cm ऑफ Hg तो आप ये भी हटा दीजिए 76 cm ऑफ Hg। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो कि हमारा क्या है, R, इसके बारे में बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ से आया था, PV इज इक्वल्स टू NRT से। कितनी वैल्यू होती है इसकी, 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, और इसी को बार में आप रिलेट करेंगे तो ये लीजिए, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स में 8 पॉइंट, ये नहीं आएगा। और R इज इक्वल्स टू, हम होल ओवर क्या कहते हैं, हम साउंड करते हैं 2 एज अ गैस कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। मेजरली हम इसको यूज़ करते हैं, बट मैंने आपके सामने सारे फॉर्मुलेशंस मेंशन किए हैं। P इज़ एटमॉस्फेयर, लीटर, बार लीटर, इसमें पास्कल और लीटर, और ये वाला जो है ये है डाइन सेंटीमीटर क्यूब के रिस्पेक्ट में जो हम यूज़ करते हैं। ठीक, चलो अब एवरेज एटॉमिक वेट देखते हैं। क्लोरीन, बोरोन, कार्बन, एवरेज एटॉमिक वेट के रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। आपने कहा, एक सेकेंड, चलिए एवरेज एटॉमिक वेट को अब हम रिलेट करेंगे, ठीक है, किससे, उसके आइसोटोप से। तो क्लोरीन में आपको पता है उसके 2 आइसोटॉपिक फॉर्म है, कौन सा, एक तो क्लोरीन 35, एक क्लोरीन 37। अगर आप एवरेज निकालेंगे तो आ जाएगा 35.5 AMU। हम निकाल चुके हैं रिलेटिव वाले के कॉस से, सिखाया था अभी आपको थोड़ी देर पहले ही। बोरोन के रिस्पेक्ट में बोलोगे तो 2 आइसोटोप होते हैं, बोरोन 10 एंड बोरोन 11। एवरेज निकालेंगे आप इसका तो वो होता है 10.8 AMU। सेम ऐसे ही आप कार्बन, कार्बन 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 12, 13, 14, और एवरेज होता है 12 AMU। याद रखना है, तीनों के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो अब एवरेज एटॉमिक वेट की कैलकुलेशन कैसे होती है ये देखिए। ये अपना एटॉमिक होता है, एलिमेंट होता है, ये मास, ये नंबर। अब आप देखो मास और नंबर के अकॉर्डिंग आप जब कहते हैं m1x, m2x, m3x एंड सो ऑन, हमने दे दिया। ये रिलेटिव अबंडेंस या फिर मोल परसेंट कह लो या मास परसेंट कह लो, आपने ले लिया ABC और मास के रिस्पेक्ट में m1a, m2b, m3c। जब आप इसका एवरेज एटॉमिक वेट निकालोगे तो आपके पास फॉर्मूलेशन होगा ये कि टोटल मास अपॉन टोटल मास। मतलब क्या, टोटल मास इसका तीनों फॉर्म्स का m1a, m2b, m3c, और होल ओवर टोटल मास यानी तीनों एलिमेंट्स का ABC। कैसे, चलो एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एवरेज एटॉमिक वेट कैलकुलेशन टोटल मास ऑफ मिक्सचर अपॉन टोटल मोल्स ऑफ। बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या कहा आपने, एवरेज एटॉमिक मास को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, एटॉमिक वेट को एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ मिक्सचर अपॉन टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर। चलो एग्जाम्पल देखो, नेचुरली अकरिंग क्लोरीन, क्लोरीन कह रहे हैं वो, उसके पास कितने हैं, 2 आइसोटोप्स हैं। अगर परसेंटेज अबंडेंस जो है किस रिस्पेक्ट में, कौन सा आइसोटोप दिया है, क्लोरीन 35, अगर 75% है तो हमें यहां पर उसका एटॉमिक एवरेज वेट निकालना है। चलो निकालते हैं। क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं, आपको पता है, एक 35 वाला, एक 37 वाला। एक की अबंडेंस आपको गिवन है 75, इट मींस दूसरा कितना है, 25%। इट्स अ कॉमन सेंस टर्म। तो हमें निकालना है एवरेज, तो एवरेज निकालते हैं। आपको पता है क्लोरीन का एटॉमिक मास 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25। क्या हमने यही पढ़ा था, एटॉमिक मास ऑफ 1 इंटू रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट प्लस
एटॉमिक मास ऑफ सेकंड इनटू रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सेकंड होल डिवाइडेड बाय द टोटल एटॉमिक मास, यही पढ़ा था हमने, कर दो 75 प्लस 25 100, रिजल्टेंट क्या आ गया 35.5 AMU। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। चलो अब एवरेज मोलर मास भी देख लेते हैं। एटॉमिक देखा, अब ऐसे ही मोलर, तो वहां तो अपन ने एटॉमिक में एटम यूज कर लिए थे, मोलर में क्या काउंट करोगे, मोल्स। अब मोल्स कैसे निकालते हैं, W1/W2 वेट अपॉन मास का रेशो चलेगा। अगर गैस 1 के लिए बात करो तो W1 एंड M1 वेट एंड मास, 2 के लिए हमने असाइन कर लिया W2 एंड M2। इसी तरीके से आपने होल ओवर फॉर्मुलेशन निकाली एवरेज के रिस्पेक्ट में, N1M1 प्लस N2M2 होल डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ठीक, वेट एंड मास दोनों को रिलेट करके डिवाइडेड बाय द टोटल मोल्स। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। कैलकुलेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग SO3 एंड O2 इन 2:1 मास रेशो। ठीक है, अब आपको याद रखना है सबसे पहला फॉर्मूला क्या था, N1M1 प्लस N2M2 होल डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। अप्लाई करते हैं। पहला है SO3 और O2, ये दो आपको दे रखे हैं, तो SO3 में आप बताओ, एक तो सल्फर है और 3 ऑक्सीजन, ठीक, आपने कर दिया 2 इंटू कितने मोल्स हैं, यहाँ 2 मोल्स हैं 1 एंड 2, 2 इंटू इसका मास का पूरा रिलेशन निकाला आपने, कहा 64। इस केस में आपने कहा एक ही मोल है और ऑक्सीजन कितने हैं, 2, टोटल मास 32, 16 इंटू 2 32, टोटल मोल्स कितने हैं 2, रेशो दे रखा है आपको 2:1, तो 2 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 3। आप इसको होल ओवर डिवाइड कर दीजिए, आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा 53.55। कोई दिक्कत आई होप नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। एक दो प्रैक्टिस खुद भी करके देखना, फिर अच्छे से आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलो एक और चीज़ आपको बतानी है मुझे लास्ट में, परसेंट कंपोजिशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है और आता है। तो मास परसेंट ऑफ एलिमेंट, अब हमें क्या करना है, किसी भी एलिमेंट का मास परसेंटेज निकालना है, सेम वही चीज़ अप्लाई करोगे, उस एलिमेंट का मास अपॉन मोलर मास। अब परसेंटेज के लिए क्या करते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो 100 से, तो बस मास अपॉन मोलर मास इंटू 100 अप्लाई करो। एग्जाम्पल लेते हैं CO2, यहाँ CO2 में मैं आपको पूछ रही हूँ कार्बन का परसेंटेज निकालो, तो मास 12, मोलर मास 44, मल्टीप्लाई कैसे करोगे 100 से, ये लो रिजल्टेंट आ गया। एक और एग्जाम्पल ले लो CH4, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालो, हाइड्रोजन 4, मोलर मास 16 इंटू 100, ये लो 25%। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कितना ईजी है। चलो एक और क्वेश्चन, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ FeSO इन Fe2SO4 3। इसके अंदर इसका परसेंटेज निकालो, तो सबसे पहले Fe का निकालो, दिस बाय दिस इंटू 100, S का निकालो, दिस बाय दिस इंटू 100, ये लो तीनों निकाल लो। ऐसे तीनों पूछ लिया आपसे इंडिविजुअली, तो तीनों का निकाल लो सेपरेटली, कहाँ दिक्कत है, जैसे अभी उसका निकाला था सेम इसका निकाल दो। सो इस तरह से आप जब प्रैक्टिस करोगे, एज मच यू कैन डू प्रैक्टिस, उतना ही ज़्यादा आप खुद को सॉर्ट आउट कर पाओगे चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल, इस टॉपिक पे थोड़ा सा फोकस करो, इस टॉपिक पे थोड़ा सा खुद से घर पे ध्यान दो, पढ़ने के बाद उस चीज़ पे क्वेश्चन कोशिश करो, जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस उसमें निकालोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए ईजी होगा। टॉपिक टू द पॉइंट है, पूरा कॉन्सेप्चुअल है, पूरा प्रैक्टिकल है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, कुछ और आपको चीज़ें मुझे बतानी है मोल कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला, थोड़ा सा और ब्रीफिंग करनी है, समहाउ लिमिटिंग रिएजेंट एंड ऑल। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।